दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था MHD2 के इकाई नंबर 6 को। इस वीडियो में बात करेंगे इकाई नंबर 7 की, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की जो दिशाएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग इकाई की रूपरेखा देख लीजिए, जो कि प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रयोगशीलता के प्रेरक तत्व, प्रयोगशीलता में नए और पुराने का सामंजस्य, इसी तरह से ये सारी चीजें दी गई हैं। तो बिल्कुल क्रम से ही हम लोग सारी चीजों को फिर से देखेंगे। ठीक है। तो उद्देश्य में क्या है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ पाएँगे कि साहित्य में प्रयोगशीलता मतलब नयापन लाने की जो कोशिश की गई थी, ठीक है? वो क्या होती है और इसे कौन-कौन से कारण मतलब बढ़ावा देते हैं, किस कारण से वो बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप जानेंगे कि पुरानी और नई सोच का आपस में क्या सुंदर तालमेल होता है, कविता में नए प्रयोग करने का असली मतलब क्या है तथा महाकवि निराला ने अपनी कविताओं में किस तरह के नए प्रयोग करके हिंदी साहित्य को एक नई और समृद्ध दिशा दी है। वास्तव में निराला जी की असली पहचान और हिंदी साहित्य में उनका ढांचा मतलब ऊंचा जो पद है, उनके इन्हीं क्रांतिकारी प्रयोगों पर भी टिका हुआ है। तो प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे कि शुरुआती पृष्ठभूमि क्या है कि जब भी हम किसी कवि या लेखक के बारे में प्रयोग या प्रयोगशीलता की बात करते हैं, तो इसका सीधा और आसान मतलब यह होता है कि उस रचनाकार ने साहित्य में पहले से चली आ रही पुरानी लीक या बंधाए ढर्रे से हटकर भाषा, शैली और कविता को ढांचे में कुछ ऐसा नया जोड़ा जो पहले मौजूद नहीं था। प्रयोगशीलता का मतलब वही है कि नया कुछ ऐड कर देना अपनी लेखनी में, अपनी काव्य में। कोई भी कवि अपनी मनमर्जी से नयापन नहीं लाता, बल्कि उसके समय का समाज, राजनीति और वैचारिक बदलाव उसे ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। अपने मन से कोई ऐड करे कुछ नया तो नहीं होगा। समाज जो बदलाव चाहता है वो बदलाव उसमें दिखानी पड़ती है। तो जो कवि जितना संवेदनशील और प्रतिभाशाली होता है, उसकी रचनाओं में उतने ही बेजोड़ प्रयोग देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना ज्ञान रखता होगा उतना उसमें वो ऐड करेगा। तो हिंदी में महाकवि निराला एक ऐसे ही अनोखे कवि थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के सपने को कविता के पुराने नियमों से आज़ादी के रूप में भी देखा और हिंदी कविता का एक नया और आज़ाद रास्ता तैयार किया था। ठीक है। अब बात करेंगे प्रयोगशीलता के प्रेरक तत्व। देखिए, निराला जी की कविताओं में शुरुआत से ही जो अलग-अलग रंग और नयापन दिखाई देता है, उसके पीछे केवल अपनी बुद्धि या प्रतिभा ही मतलब केवल उनकी जो अपनी बुद्धि और प्रतिभा ही थी ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस जमाने की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक चेतना का भी बहुत बड़ा हाथ था। दुनिया का यह सीधा नियम है कि जब भी किसी देश या समाज में पुराने शोषणकारी ढांचे से आज़ादी पाने की तड़प पैदा होती है, तो वहाँ के कवियों की सोच और कल्पना भी आज़ाद होने लगती है। ऐसे दौरे में पुराने घिसे-पिटे प्रतीक, उपमान और छंद लोगों को उबाऊ और बासी लगने लगते हैं। तब कवि अपनी नई सोच से पुरानी चीज़ों को भी नया रूप देकर कविता में नई जान फूँक देता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि इतिहास में जब यूरोप में सन 1789 की प्रसिद्ध फ्रांस की क्रांति हुई, तो समाज में 3 नए विचार गूंजे। ठीक है, पहला है स्वाधीनता, दूसरा हो गया समता, तीसरा हो गया बंधुत्व, मतलब आज़ादी, बराबरी और भाईचारे की। ये 3 समाज में नए विचार उठे थे और इन 3 शब्दों ने साहित्य की दुनिया ही बदल दी। पहले के महाकाव्यों में केवल राजा महाराजाओं को ही नायक बनाया जाता था, जिससे साधारण इंसान छोटा महसूस करता था। लेकिन जब बराबरी का विचार आया, तो आम आदमी को भी साहित्य के केंद्र में लाने के लिए उपन्यास नामक नई विधा का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह भारत में भी जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, तो हमारे देश के नए कारोबारों वर्ग ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रवाद और स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का संदेश फैलाया। इस सामाजिक लहर ने भारतीय कवियों के मन में कपाट खोल दी। भारतीय जितने भी कवि थे उनके मस्तिष्क को बिल्कुल खोल दिया कि कवियों को लगा कि अपनी मातृभाषा और देश के साहित्य को ऊंचा उठाने के लिए पुरानी बंधाई परिपाटी को छोड़ना ही होगा। इसी आज़ादी की तड़प और राष्ट्रीय भावना ने निराला जैसे महान कवियों को अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। अब बात करेंगे प्रयोगशीलता में नए और पुराने का सामंजस्य कैसा है, वो देखिए। तो पश्चिम के देशों में जब क्रांति हुई, तो उन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और पुराने साहित्य से नाता तोड़ लिया। सामंती का मतलब हो गया राजा रजवाड़ों वाली जो व्यवस्था थी। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग थी। पश्चिमी में जब ये सब हुआ, तो उन्होंने क्या किया, पुराने साहित्य को बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन भारत में स्थिति थोड़ी अलग थी। हमारे यहाँ अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए समाज के हर वर्ग
चाहे वो राजा हो या रंक, किसान हो या मजदूर, सबको एक साथ लेकर चलना जरूरी था। इसलिए हमारे देश की सोच में विविधता में एकता और सामंजस्य मतलब आपसी सुंदर तालमेल पर भी बल दिया गया कि सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। साहित्य के मैदान में भी हमारे साहित्यकारों ने पुरानी चीजों को पूरी तरह बेकार मानकर फेंका नहीं, बल्कि पुराने और नए का सुंदर, बहुत सुंदर मेल बनाया। हमारे महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे विरुद्धों का सामंजस्य मतलब अ, विरुद्धों का सामंजस्य का मतलब हो गया दो उल्टी या अलग चीजों का आपस में सुंदर मिलन कहा है। यही वजह है कि हमारी कविताओं में जहाँ एक तरफ बिल्कुल नए विचार और आजाद छंद मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने जमाने के कवित्व और सवैया भी खुशी खुशी अपनाए गए। निराला जी की काव्य साधना में भी यही अद्भुत मेल दिखाई देता है। उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के गौरव को भी सहेजा था, आधुनिक युग के दुखों, संघर्षों और आजादी के सपनों को भी पूरी ताकत से आवाज दी थी। अब बात करेंगे 7.4 की, जो कि काव्य में प्रयोगशीलता का अर्थ बताया गया है। तो देखिए, कविता में प्रयोगशीलता का सीधा सा अर्थ है कविता के विषय, उसके चित्र, संकेत और ढाल, लय और भाषा में नया नया प्रयोग प्रयोग करना, मतलब इन सभी चीजों में नई नई चीजों को ऐड करना। जब समाज में ठहराव आ जाता है और राजा महाराजाओं की तूती बोलती है, जहाँ हमारे यहाँ रीतिकाल का समय था, मतलब राजा महाराजाओं में रीतिकाल का समय कहा जाता है, तब कवि केवल अपने राजाओं को खुश करने के लिए या पुरानी बंधी बंधाई लिख पर ही रचनाएं लिखते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, रीतिकाल के समय में जो राजा हुआ करते थे, जो जो कवि थे, दरबारी कवि हुआ करते थे। दरबारी कवि क्या करते थे, राजाओं के गुणगान ही लिखा करते थे। राजाओं को खुश करने के लिए, जब राजा खुश होते थे, तो उन्हें बहुत सारे धन, दौलत, असरफियों से असरफियाँ देते थे कवियों को, ठीक है? तो जो कवि थे, वो राजा की प्रशंसा में बहुत मतलब उनकी प्रशंसा करते-करते बहुत सारी झूठी बातें भी लिखते थे। तो रीतिकाल में कवियों ने केवल राजाओं से सोने के सिक्के पाने के लिए स्त्री के रूप रंग की बधी-बधाई कविताएँ लिखी। मैंने कहा था वही, जिनमें नए विचारों की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब नए विचार कुछ लगा ही नहीं रहे थे, जो घिसी-पिटी परंपरा चली आ रही थी, उसी में राजाओं का गुणगान कर रहे थे और राजाओं से सोने की सिक्के ले रहे थे। तो इसके उलट में भी वही सारी चीज़ें हुई। जब समाज में आज़ादी की ताज़ा ताज़ा हवा चलती है, तो कवियों की सोच आज़ाद होकर उड़ने लगती है। जैसे यूरोप में वर्ड्सवर्थ, शेली और किट्स जैसे कवियों ने आज़ादी के प्रतीक के रूप में प्रकृति, उड़ते पंछियों, बहती हवा, बादलों और साधारण ग्रामीण लोगों पर कविताएं लिखना शुरू किया। वैसे ही भारत में छायावादी युग में कवियों ने प्रकृति को आज़ादी का प्रतीक माना। यहाँ पर दूसरे देश के साथ इसकी तुलना की गई है। बादल, हवा, पक्षी, सूर्य, चंद्र और तारे आजाद चेतना के प्रतीक बनकर उभरे। निराला जी ने इस प्रयोगशीलता को केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम आदमी के सुख दुख और रोजमर्रा के संघर्षों से भी सीधा जोड़ दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब बात करेंगे 7.5 की, निराला काव्य में प्रयोगशीलता। देखिए, छायावादी युग में नएपन के प्रति एक जबरदस्त ललक और तड़प थी। निराला जी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहला, खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करना, और दूसरा, उसे इतना समृद्ध बनाना कि वह दुनिया की किसी भी भाषा से पीछे न रहे। देखिए कितनी बड़ी सोच थी। निराला जी बंगला साहित्य, संस्कृत और अंग्रेजी के ज्ञान से भली भांति परिचित थे। वे हिंदी साहित्य को भी उसी ऊंचाई पर देखना चाहते थे। इसलिए अपनी प्रसिद्ध सरस्वती वंदना में वे माता सरस्वती से यही वरदान मांगते हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है? ये सरस्वती वंदना है, जो कि निराला द्वारा लिखी गई है, अपनी लेखनी को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, जहां पर अंग्रेजी और संस्कृत और बंगला के साहित्य पहुंचे हुए थे। तो क्या है? नवगति, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ, नव जलद मंद रव, नभ के नव वृंद को, नव पर नव स्वर दे। तो प्रसिद्ध आलोचक दूधनाथ सिंह ने ठीक ही लिखा है कि निराला जी एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले कवि हैं, जिनके भीतर कविता रचने के कई स्तर एक साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था निराला जी के बारे में। दूधनाथ सिंह ने वहाँ पे उनके ऊपर आलोचना किया था। तो इन्होंने लिखा है, दूधनाथ सिंह जी ने, कि बिल्कुल निराला जी के भीतर कविता रचने की कई स्तर एक साथ काम कर रहे थे। उनकी पहली पुस्तक अनामिका से लेकर जीवन की अंतिम रचना संध्या काकली
तक नए-नए प्रयोगों की यह अविरल धारा लगातार बहती रही है। अब बात करेंगे इसके अंदर 7.5 के अंदर कुछ ये सब पॉइंट हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता पहला नंबर है। विषय वस्तु के मामले में निराला जी हिंदी साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं और उन्होंने खुद कहा था कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। छायावाद कहने कवि जहाँ केवल सौंदर्य, प्रेम और सूक्ष्म भावों में ही रमे रहे, वहीं निराला ने प्रकृति के साथ साथ पौराणिक कथाओं और सड़क पर पत्थर तोड़ती गरीब मजदूरन तक को अपनी कविता का नायक बनाया। बिल्कुल, तोड़ती पत्थर एक कविता है इनका, ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने जूही की कली और संध्या सुंदरी और जैसी सुंदर कविताएं, छायावादी कविताएं लिखी, तो दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे गंभीर पौराणिक काव्य भी रचे। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, रानी और कानी, गरम पकौड़ी, महंगू महंगा रहा, डिप्टी साहब आए और कुत्ता भौंकने लगा जैसी कविताएं लिखकर आम इंसान की गरीबी, महंगाई, सामाजिक भेदभाव और भ्रष्ट व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने दौर की राजनीति और शोषणकारी व्यवस्था पर बेबाकी से उंगली उठाई। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की स्वच्छंद छंद प्रयोग। देखिए, निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद मतलब मात्रा और नियमों के बंधन से आजाद कविता का जनक माना जाता है। मात्रा और नियमों के बंधन से बंधे हुए कविता नहीं लिखते थे, इसलिए इसका जनक माना जाता है। इन्होंने शुरुआत किया हुए कविता को छंदों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। अपनी कविता प्रलग्भ प्रेम में वे कहते हैं, उनकी कविता है प्रलग्भ प्रेम। उस कविता में वे कहते हैं कि प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह, ये वाला लाइन है उस कविता का। सन 1916 में लिखी गई उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली में उन्होंने लय और अनुप्रास का ऐसा अनोखा तालमेल बनाया जो हिंदी साहित्य के लिए बिल्कुल नया प्रयोग था। ठीक है। इसी तरह अध्यात्म फल कविता में, यह अध्यात्म फल उन्हीं की कविता है जिसमें उन्होंने अंग्रेजी के सोनेट मतलब 14 पंक्तियों वाला विशेष 14 लाइन वाले कविता को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। सोनेट की तर्ज पर पंक्तियों के बीच और अंत में अद्भुत तुकबंदी का प्रयोग किया। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने अंग्रेजी की हीरोइक कपलेट शैली का हिंदी में पहला सफल प्रयोग किया। इसके अलावा वे अपनी कविताओं में ध्वन्यात्मकता, शब्दों के उच्चारण से ही दृश्य और आवाज का एहसास होना, ध्वन्यात्मकता का सुंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे युद्ध के वर्णन में भारी भरकम शब्दों की खनक से युद्ध का मैदान आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। मतलब मान लीजिए कोई युद्ध का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द लगाए हैं जैसे ऐसा लगता है कि युद्ध जो हो रहा है वो आपके आंखों के सामने ही हो रहा है जब पढ़ेंगे कविता को। तो ठीक है। काव्य रूप में प्रयोगशीलता की अगर बात करें तो निराला जी का मानना था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। जिस तरह आज़ाद इंसान समाज का भला करता है, जो इंसान आज़ाद रहता है वो समाज का भला ही करता है, उसी तरह आज़ाद कविता साहित्य में स्वाधीनता की चेतना फैलाती है। उन्होंने हिंदी को समृद्ध करने के लिए कविता के कई अलग अलग ढांचे का प्रयोग किया। अब देखेंगे विद्वानों ने निराला के काव्य रूपों को अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा। इसमें से देखिए डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने उनके पूरे काव्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है गीत, दूसरा है प्रगीत, तीसरा है आख्यानक काव्य, चौथा है गीति नाट्य। वहीं आलोचक जो है दूधनाथ सिंह ने इसे लंबी कथात्मक कविताओं, राष्ट्रीय जागरण के गीतों, सामाजिक व्यंग और प्रार्थनाओं जैसी 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो निराला जी ने पारंपरिक गीतों से लेकर गीति नाट्य, गजल और मुक्त छंद तक में अपनी महान रचनात्मकता का परिचय दिया। 7.5.4 में है गीति काव्य में प्रयोगशीलता। ये देखिए निराला जी के गीतों का भंडार बहुत बड़ा है। उन्होंने प्रेम गीत, प्रार्थना गीत, देश प्रेम के गीत, दार्शनिक गीत और यहाँ तक कि लोकगीत और गजलें भी रचे। उनके गीतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे केवल कविता का व्यक्तिगत रोना धोना नहीं है। ठीक है, उनकी कविता में कोई व्यक्तिगत रोना धोना नहीं होता है, बल्कि उनमें पूरे समाज और देश की आज़ादी की पुकार छिपी हुई होती है। जैसे इस कविता को पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मि सागर जल, धोता सूचिचरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। इस तरह उन्होंने अभी न होगा मेरा अंत में जीवन जीने की अटूट इच्छा
शक्ति को प्रकट किया है। बिल्कुल ये जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत, बहुत ही अच्छी कविता है। मृत्यु से डरे बिना उन्होंने लिखा मरण को जिसने वरा है उसी ने जीवन भरा है। मरण को जिसने वरा है उसी ने जीवन भरा है, क्या कविता है। उनकी गीतों में छायावादी कोमलता के साथ साथ कबीर जैसी गहरी दार्शनिक सोच भी मिलती है। अब बात करेंगे हम लंबी कविताओं में प्रयोगशीलता, 5वें नंबर, उसके बाद 6ठे नंबर की, ठीक है। उसके बाद तो सारांश ही आ जाता है कविता, लगभग हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए, छोटी कविताओं के अलावा निराला जी ने हिंदी को कई ऐतिहासिक लंबी कविताएं दी हैं जिन्हें आधुनिक युग का महाकाव्य भी माना जाता है। इनमें सरोज स्मृति, इसमें क्या होता है, अपनी बेटी की याद में लिखा गया हिंदी का पहला महान शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र, यमुना के प्रति, जागो फिर एक बार प्रमुख हैं। इन लंबी कविताओं में उन्होंने भाषा और शैली के अद्भुत प्रयोग किए हैं। छत्रपति शिवाजी का पत्र उन्होंने आजाद छंद की नई लय गढ़ी। तो यमुना के प्रति में उन्होंने क्या किया, अल्लाह की ओजस्वी लय अपनाई। राम की शक्ति पूजा में युद्ध के भीषण दृश्य के लिए जहाँ भारी संस्कृतिनिष्ठ भाषा रखी, वहीं राम की उदासी के पलों में अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग किया। अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन की तरह उन्होंने लंबे व्यवरों की लड़ी लगाने की शैली अपनाई, जिससे कविता को विशालता मिलती है। अब बात करेंगे 7.5.6 की, जिसमें आता है प्रयोगशीलता और काव्य विकास। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, निराला जी की प्रयोगशीलता और अधिक परिपक्व तथा आम जनता के करीब होती गई। उन्होंने महसूस किया कि केवल अंग्रेजों का चले जाना ही असली आज़ादी नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा शोषक जमींदार और पूंजीपति ढांचा भी आम जनता को ठग रहा है। बिल्कुल, केवल अंग्रेज नहीं ठग रहे थे, हमारे देश के जो पूंजीपति वर्ग लोग थे, जो जमींदार थे, वे भी हमारे यहाँ के किसान भाइयों को ठग रहे थे। उन्होंने दगा कि इस सभ्यता ने दगा की लिखकर ढोंगी सभ्यता का पर्दाफाश कर दिया। उसके ऊपर भी उन्होंने लिख दिया। आज़ादी के बाद जब देश की बागडोर पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के हाथ में जाने लगे, तो निराला ने अपनी कविताओं में कुकुरमुत्ता, नयम पत्ते और राजे ने अपनी रखवाली की के माध्यम से नेहरू युग की राजनीति और व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। उन्होंने अपनी कविता में वर्जुआजी मतलब होता है पूंजीपति वर्ग जैसे विदेशी मार्क्सवादी शब्दों का भी बिना किसी झिझक का प्रयोग किया। जहां यहाँ पहुंचकर निराला की भाषा आम चौराहे और फटेहाल जनता की बेबाक भाषा बन गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि इससे सरल तरीके से अब इस चैप्टर को समझा नहीं जा सकता। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट लगा हो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। सारांश के तौर पर हम लोग देखेंगे कि निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि प्रयोगशीलता कोई हवा में बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि जब समय बदलता है और पुरानी शैलियाँ बासी पड़ जाती हैं, तब एक समझदार और संवेदनशील कवि नए विषयों, नए छंदों, नई लय और नई भाषा का प्रयोग करता है। निराला जी ने हिंदी कविता को पुरानी रूढ़ियों के पिंजरे से आजाद कराया। उन्होंने भाव, भाषा, छंद, काव्य रूप और शैली हर स्तर पर क्रांतिकारी प्रयोग किए। निराला जी की यह प्रयोग धर्मिता और आज़ादी की तड़प उन्हें हिंदी साहित्य का सबसे महान और अमर महाकवि बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप इस बुक की नोट्स पीडीएफ चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा या फिर चैनल पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। वो नंबर व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप लोग कांटेक्ट करके इस पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, पूरे बुक के इस तरह के नोट्स बनाए गए पीडीएफ को आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं आप लोग को हर एक चैप्टर के नीचे, तो इसमें से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।